नमस्कार। मैं इंजीनियर लंकेश कुमार यूट्यूब चैनल इंजीनियर लंकेश सर ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में आप प्रिय छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मैं वीडियो 4 के माध्यम से आज आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम बताने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। वीडियो 3 में भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम या गॉस के प्रमेय को ही पूछ देता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हम लोगों को आज? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ना है हम लोगों को। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग का क्या अर्थ होता है, ठीक है, इन सारे चीजों को आज हम लोग समझेंगे। पढ़ना क्या है हम लोगों को? गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, अर्थात गॉस के प्रमेय का क्या क्या उपयोग हो सकता है, गॉस के प्रमेय का क्या क्या उपयोग हो सकता है, कहां कहां इसका उपयोग किया जा सकता है, इन सारे चीजों के बारे में आज वीडियो 4 के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। क्या पढ़ना है हम लोगों को? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो मेरे दोस्त, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, तो चलो इससे संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। पिछले क्लास में आपने देखा था, जब लॉकडाउन के पहले मैं पढ़ा रहा था आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में, तो उस समय मैंने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात किया था वहां पर, लेकिन गॉस के प्रमेय का उपयोग करके नहीं, कूलम के नियम का उपयोग करके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। तो कूलम का नियम क्योंकि बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, पता है आपको कि कूलम का नियम किस आवेश के लिए लागू होता? बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। तो बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहा था, इस कारण से मैंने वहां पे कूलम का नियम का उपयोग करके तीव्रता ज्ञात कर लिया था। लेकिन मेरे दोस्त, जब आपके पास पृष्ठीय आवेश हो, रेखीय आवेश हो, या फिर आपके पास आयतन आवेश हो, तो वहां पर गॉस के प्रमेय का उपयोग करके ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, ना कि कूलम के नियम का उपयोग करके। क्योंकि अभी मैंने रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश की जो बात किया था, यह एक बिंदु आवेश नहीं है, ये सभी आपका बिंदु आवेश नहीं है, जिसके कारण से यहां पे हम लोग डायरेक्ट कूलम के नियम का उपयोग नहीं कर सकते तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश, आयतन आवेश, इन सारे आवेश के लिए हम लोगों को गॉस के प्रमेय का उपयोग करके ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। तो उसी को हम लोग कहेंगे कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। आप लोग इसे लिख भी सकते हो अपने नोटबुक में। तो मैं क्या लिख सकता गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में, कि गॉस के प्रमेय का उपयोग कर, गॉस के प्रमेय का उपयोग, गॉस के प्रमेय का उपयोग कर विभिन्न आकार के सममित, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल
इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सिमेट्रिकल, विभिन्न आकार के सममित आवेशित चालक के निकट, आवेशित चालक के निकट के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जाता है, मान ज्ञात किया जाता है। क्या मैंने लिखाया मेरे दोस्त कि गॉस के प्रमेय का उपयोग कर विभिन्न आकार के सममित आवेशित चालक के निकट के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जाता है। इसे ही हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग कहेंगे, इसे ही हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग कहेंगे। अब मेरे दोस्त यहां पर एक नया टर्म आया है सममित, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। तो क्या होता है ये, किसे कहेंगे सममित आकार का वस्तु? तो मेरे दोस्त याद रखना, बहुत आदमी बहुत तरीके से बताते होंगे, लेकिन मैं एक सीधा साधा बातें आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि सममित का अर्थ होता है कि वैसे वस्तु जिसको दो बराबर भागों में विभाजित करने पर दोनों विभाजित भाग में कोई अंतर ना दिखे, दोनों विभाजित भाग एकदम इक्वल हो, बराबर हो, वैसे वस्तु को ही हम लोग क्या कहेंगे, सममित वस्तु। कैसा वस्तु कहेंगे? सममित आकार का वस्तु कहेंगे। तो मेरे दोस्त इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है, जैसे देख लो आप, सममित आकार के वस्तु का उदाहरण हो सकता है गोला, बेलन, आयताकार, समतल, सीट इत्यादि चीजें हो सकती है। ये सभी पर अगर आवेश होगा, ये सभी वस्तुएं पर यदि आवेश होगा तो उस आवेश को हम लोग कहेंगे सममित आवेशित चालक। क्या कहेंगे उसे? सममित आवेशित चालक। और सममित आवेशित चालक के कारण उसके निकट के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें किसके प्रमेय का उपयोग करना पड़ता है? गॉस के प्रमेय का उपयोग करना पड़ता है। किसके प्रमेय का उपयोग करना पड़ता है मेरे दोस्त? गॉस के प्रमेय का उपयोग करना पड़ता है। तो मेरे भाई, गॉस के प्रमेय का उपयोग कर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक बंद काल्पनिक तल की आवश्यकता होती है। गॉस के प्रमेय का उपयोग कर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक बंद काल्पनिक तल की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग गॉसियन तल कहते हैं। कैसा तल? गॉसियन सरफेस, या हिंदी में इसे कहेंगे गॉसीय तल। फिर से एक बार सुन लीजिए कि गॉस के प्रमेय का उपयोग कर, किस प्रमेय का उपयोग कर? गॉस के प्रमेय का उपयोग कर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक बंद काल्पनिक तल की आवश्यकता होती है। उसे हम लोग गॉसीय तल कहते हैं या गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो अलग अलग सममित आकार के आवेशित चालक के लिए गॉसीय तल भी अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते जाएंगे गॉसेस थ्योरम का, वैसे वैसे हमें पता चलता चला जाएगा कि कहां पर कैसा गॉसियन तल लेना चाहिए। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि गॉसीय तल क्या है, परिभाषित करें। तो मेरे दोस्त आप परिभाषित कर सकते हो कि गॉस के प्रमेय का उपयोग कर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक बंद काल्पनिक तल की आवश्यकता होती है। उस बंद काल्पनिक तल को ही हम लोग
गॉसियन सरफेस या गॉसियन सतह कहते हैं। तो चलिए इस चीज को मैं परिभाषित कर देता हूं कि गॉसियन सतह या फिर कह लो गॉसियन तल, या फिर इसी को आप कह सकते हैं गॉसियन सतह। इंग्लिश में इसे कह सकते हो आप गॉसियन सरफेस। तो मेरे भाई इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि गॉस के प्रमेय का उपयोग कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बंद काल्पनिक तल की आवश्यकता होती है, उसे गॉसियन तल या गॉसियन सतह कहा जाता है। गॉसियन सतह कहा जाता है। तो चलिए ये आपका गॉसियन सतह रहा। अब मेरे दोस्त यहां पर हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग कर सममित आकार के आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग आवेश के वितरण को देखते हैं। क्या देखेंगे? आवेश का वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को। तब फिर एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 2 से लेकर के हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आवेश का वितरण क्या होता। आवेश का वितरण, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 etc इन सभी में हमें आवेश के वितरण में आवेश के घनत्व की आवश्यकता होगी। इसीलिए एक बार मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि आवेश का वितरण कितने प्रकार के होते हैं और आवेश के वितरण में आवेश का घनत्व किस प्रकार में परिभाषित होता और किस प्रकार में परिभाषित नहीं होता। इन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो मेरे दोस्त आवेश का वितरण, आवेश का वितरण जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये दो प्रकार के होते हैं। आवेश का वितरण कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? दो प्रकार का होता है। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरा होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहला है आपका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब आवेश का असंतत वितरण और दूसरा है मेरे दोस्त आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे
आवेश का संतत वितरण। आवेश का कैसा वितरण? संतत वितरण। तो मेरे दोस्त, आवेश के असंतत वितरण किसे कहेंगे? कि जब किसी स्थान पर आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो, अर्थात मापने योग्य हो। आवेश के बीच की दूरी परिमित हो अर्थात मापने योग्य हो, तो आवेश के ऐसे वितरण को हम लोग क्या कहेंगे? आवेश का असंतत वितरण। आवेश का कैसा वितरण? असंतत वितरण। तो मेरे दोस्त, यहां पर मैं एक कोई वस्तु लेता हूं और मान लेते हैं कि यह एक अचालक है। कैसा वस्तु है? यह अचालक है। मान लो रबर है ये, ठीक है। तो यहां पर मैंने आवेश दिया, तो अगर ये चालक रहता तो यह आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर बट जाता, वितरित हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन मेरे दोस्त, ये कैसा वस्तु है? आपका अचालक पदार्थ का बना हुआ है, इसलिए इस पर जहां आवेश देंगे वहीं आवेश रखा रहेगा, आवेश कहीं नहीं जाएगा। फिर कुछ आवेश मैंने यहां दिया, फिर कुछ आवेश मैंने यहां दिया, फिर कुछ आवेश मैंने यहां दिया। तो मेरे दोस्त, देखने से पता चलता है कि इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी है, परिमित है, मापने योग्य है। इसीलिए यह आवेश का कैसा वितरण कहलाएगा? असंतत वितरण कहलाएगा। आवेश का कैसा वितरण कहलाएगा? असंतत वितरण कहलाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, आवेश के संतत वितरण किसे कहते हैं? कि जब आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम अर्थात मापने योग्य नहीं हो, मापने योग्य नहीं हो, अर्थात किसी सतह या पृष्ठ या चालक पर आवेश लगातार फैला हुआ हो, तो उसे हम लोग आवेश का कैसा वितरण कहेंगे? संतत वितरण कहेंगे। जैसे मेरे दोस्त, मैंने एक चालक तार ले लिया। क्या ले लिया? एक चालक तार ले लिया, और इस पर आवेश यदि इस प्रकार से हो, इस पर आवेश यदि इस प्रकार से हो, तो मेरे भाई, तो ये आवेश का कैसा वितरण कहलाएगा? संतत वितरण कहलाएगा। क्योंकि आवेशों के बीच की दूरी यहां पे मापने योग्य नहीं है, अर्थात बहुत छोटा होगा। तो यहां पर आवेश का जो यह वितरण होगा, ये कैसा वितरण होगा? संतत वितरण होगा। और आवेश के संतत वितरण के लिए आवेश घनत्व परिभाषित होता है। आवेश के संतत वितरण के लिए आवेश घनत्व परिभाषित होता है। तो आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? 3 प्रकार के। और ये किसके लिए परिभाषित होता? आवेश के संतत वितरण के लिए या आवेश के असंतत वितरण के लिए? तो मेरे दोस्त, आवेश का घनत्व परिभाषित होता है आवेश का संतत वितरण के लिए, आवेश के असंतत वितरण के लिए परिभाषित नहीं होता। तो आवेश का घनत्व कितने प्रकार का संतत वितरण के लिए? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का मेरे दोस्त? 3 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन सा होगा तो देखते हैं आगे हम लोग। कौन कौन सा होगा आवेश का वितरण तो देखते हैं आगे हम लोग। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं। तो हमें देखना है अब आवेश का संतत वितरण के लिए आवेश घनत्व। आवेश का संतत वितरण के लिए आवेश घनत्व। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? अभी जस्ट बताया आपको कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या देख रहे हैं हम लोग? रैखिक आवेश घनत्व। तो मेरे दोस्त, इसे हम लोग कहेंगे, इंग्लिश में कह सकते हैं इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। तो मान लिया मैंने कि L लंबाई का एक
चालक तार है। कितनी लंबाई का? L लंबाई का एक चालक तार है। ये चालक तार की लंबाई कितनी है? L। और इस पर आवेश का संतत वितरण है। इस चालक तार पर आवेश संतत मतलब लगातार फैला हुआ है। और निश्चित रूप से मेरे दोस्त, जब इस L लंबाई पर आवेश बटा हुआ है, फैला हुआ है, तो निश्चित रूप से आवेश का परिमाण कुछ न कुछ होगा। तो मान लिया कि इस पर कुल आवेश कितना है? Q है। कुल आवेश कितना है? इस पर Q है। तो आप याद रखेंगे कि आवेश का रैखिक घनत्व तब परिभाषित होगा जब किसी लंबाई पर आवेश लगातार बटा हुआ, लगातार फैला हुआ हो। जब किसी लंबाई पर आवेश लगातार फैला हुआ हो, तो वहां पर आवेश का कौन सा घनत्व परिभाषित होगा? रैखिक घनत्व परिभाषित होगा। और आवेश के रैखिक घनत्व को मेरे दोस्त हम लोग किससे सूचित करते? लैम्ब्डा से। आवेश के रैखिक घनत्व को किससे सूचित करते हम लोग? लैम्ब्डा से। और लैम्ब्डा यह होता है एकांक लंबाई पर आवेश का परिमाण। कितनी लंबाई पर? संपूर्ण लंबाई पर नहीं, एकांक लंबाई पर आवेश का परिमाण। मान लेते हैं कि यदि यह 10 सेंटीमीटर लंबा तार है, 10 सेंटीमीटर मत मानो, लगता होगा कि बहुत कम है, तो चलिए मान लेते हैं इसे कि यह 10 मीटर लंबा तार है। कितना मीटर लंबा चालक तार है ये? 10 मीटर लंबा चालक तार है मेरे दोस्त। तो इसके 1 मीटर पर कितना आवेश का परिमाण है, वही क्या कहलाएगा? रैखिक आवेश घनत्व। वही क्या कहलाएगा? रैखिक आवेश घनत्व। और रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते? लैम्ब्डा से सूचित करते। किससे सूचित करते मेरे भाई? लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। तो यहां पर लैम्ब्डा बराबर होगा एकांक लंबाई पर आवेश का परिमाण। तो ये हो जाएगा L लंबाई पर Q। तो एकांक लंबाई पर कितना? Q बटा में L। Q बटा में L। Q बटा में क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका जो है आप SI मात्रक भी लिख सकते हैं। कौन सा मात्रक मेरे दोस्त? लैम्ब्डा का SI मात्रक भी आप लिख सकते हैं। तो आवेश का कूलम्ब होता है और लंबाई का मीटर होता है, तो इसे आप लिख सकते हो Cm-1। तो कह सकते हो इसको कूलम्ब प्रति मीटर। और इसका बीमा भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसका बीमा भी लिख सकते हो लैम्ब्डा का। तो इसका बीमा तो Q और L के बीमा पर निर्भर करेगा। तो Q का बीमा कितना मेरे दोस्त बताओ आप लोग? AT या IT? Q एक आवेश है, इसका बीमा क्या होगा? AT या IT। मैं यहां पे लिख रहा हूं AT। और ये लंबाई L का बीमा क्या होगा? कैपिटल L होगा। और ऊपर ले जाओगे मेरे दोस्त तो यही हो जाएगा ATL-1। या इसे आप लिख सकते हो A के स्थान पर I भी लिख सकते हो, ITL-1। तो ये आपका आवेश का रैखिक घनत्व रहा। अब हम देखते हैं दूसरा आवेश का, या ऐसे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसे हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे हम लोग इसे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मेरे दोस्त सरफेस चार्ज डेंसिटी का यहां पे मतलब होगा सरफेस, सतह, पृष्ठ। कहां पे मिलेगा? क्षेत्रफल पर। यदि कोई पृष्ठ है तो क्षेत्रफल मिलेगा वहां पर। और क्षेत्रफल पर जब आवेश बटा हुआ हो लगातार, क्षेत्रफल पर जब लगातार आवेश बटा हुआ हो, तो वहां पर कैसा घनत्व परिभाषित होगा आवेश का? तो आवेश का, या फिर आप ये कह सकते हो पृष्ठीय आवेश घनत्व। जब किसी सतह के क्षेत्रफल पर आवेश लगातार बटा हुआ हो, तो वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व परिभाषित होंगे। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को मेरे दोस्त हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं।
किससे सूचित करते, ये आपका सिग्मा है। और रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे सूचित करेंगे, लैम्ब्डा से सूचित करेंगे। तो चलिए अब यहां पर मैं एक फिगर लेता हूं कि यह कोई चालक का बना हुआ कोई समतल सतह है। ये समतल पृष्ठ है और निश्चित रूप से मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा, निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा। और इस पर आवेश का कैसा वितरण है, लगातार आवेश बटा हुआ है, तो यहां पर आवेश का जो है संतत वितरण होगा। और आवेश के संतत वितरण के लिए ही तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व, रेखीय घनत्व, आयतन घनत्व परिभाषित होता। तो निश्चित रूप से मेरे दोस्त ये जो आवेश क्षेत्रफल A पर बटा हुआ है, इस आवेश का परिमाण कुछ ना कुछ होगा। तो मान लिया कि इस आवेश का परिमाण कितना है, Q है। कितना है, Q है। तो मेरे दोस्त यहां पे मैंने बताया कि आवेश जब संतत रूप से बटा हुआ हो किसी पृष्ठ पर, तो कौन सा घनत्व परिभाषित होता, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब है यहां पर कि संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश का परिमाण नहीं, कितना पर, एकांक क्षेत्रफल पर। कितना क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का परिमाण। तो मेरे दोस्त मैं यहां पे कह सकता कि ए क्षेत्रफल पर कुल आवेश कितना है, Q है, इसलिए एकांक पर क्या हो जाएगा, Q बटा में A। एकांक क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा, Q बटा में A। तो चलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर मैं लिख सकता यहां पे Q बाई A। और मेरे दोस्त इसका आप SI मात्रक भी लिख सकते हो और फिर इसका बीमा भी लिख सकते हो, आसान है, फार्मूला ज्ञात हो गया। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का SI मात्रक, कूलम का SI मात्रक बटा में क्षेत्रफल का SI मात्रक। तो कूलम नहीं, आवेश का SI मात्रक कूलम होता, क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता। तो Q के स्थान पर SI मात्रक लिखने के लिए कूलम C दे देंगे और A के स्थान पर मीटर स्क्वायर दे देंगे। तो बताइए ये क्या हो गया आपका, तो इसी को आप लिख सकते हो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा क्या होगा, तो AT, और एरिया का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा L2। तो मेरे दोस्त इसको लिख सकते हो ATL-2। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला, ये SI मात्रक और ये उसका बीमा। तो चलिए हम अब तीसरा देखते हैं, आवेश का कौन सा घनत्व। तो आवेश का कौन सा घनत्व होगा, तो मेरे दोस्त आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको हम लोग। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, रो से। तो चलिए देखते हैं कि यह कब परिभाषित होगा, आवेश का यह घनत्व कब परिभाषित होगा। तो मेरे दोस्त याद रखना, नाम से ही पता चल रहा है कि जब आवेश किसी आयतन में, जब आवेश किसी आयतन में लगातार फैला हुआ हो, लगातार डिस्ट्रीब्यूट हो, लगातार बंटा हुआ हो, लगातार वितरित हो, तब आवेश का कौन सा घनत्व परिभाषित होगा मेरे दोस्त, आयतन आवेश घनत्व। क्या परिभाषित होगा, आयतन आवेश घनत्व परिभाषित होगा। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि एक घन या घनाभ है। क्या है मेरे दोस्त, घन या घनाभ, जो बन जाए, घन बने या घनाभ बने, मान लेना वो चीज, आयतन दोनों में होता है। ठीक है, चलो लग रहा घनाभ बना है, नहीं घन बना है। अब इसके संपूर्ण आयतन में, कहां पे मेरे भाई, इसके
संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित है, बटा हुआ है, फैला है, तो बताइए यहां पे कौन सा घनत्व परिभाषित होना चाहिए? कौन सा घनत्व परिभाषित होना चाहिए यहां पे? आवेश का आयतन घनत्व, या इसे हम कह सकते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो मेरे दोस्त बताओ, घन या घनाभ का आयतन कुछ होगा कि नहीं होगा? मान लिया इसका आयतन कितना है, v है, और इस आयतन में कुल आवेश का परिमाण तो होगा कुछ न कुछ, और मान लिया कि आवेश का परिमाण कितना है, q है, और बेलन के आयतन में भी आवेश हो सकता है, तो वहां पर भी आयतन आवेश घनत्व परिभाषित होगा। गोला के भी आयतन में आवेश हो सकता है, तो वहां पर भी आवेश का आयतन घनत्व परिभाषित होगा। तो मेरे दोस्त मैंने यहां पे क्या ले लिया, घन का आयतन v है, और इसके आयतन में कुल आवेश q है, तो यहां पर आयतन आवेश घनत्व परिभाषित होगा। और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते? रो से। किससे सूचित करते मेरे भाई? आवेश के आयतन घनत्व को हम लोग किससे सूचित करते? रो से सूचित करते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर जो रो का फॉर्मूला होगा, एकांक आयतन में आवेश का परिमाण, संपूर्ण आयतन में नहीं, कितना में? एकांक आयतन में। तो एकांक का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब या 1 cm क्यूब या 1 फुट क्यूब, ठीक है। तो इसमें जो आयतन का परिमाण, आवेश का परिमाण होगा, वही क्या कहलाएगा? आयतन आवेश घनत्व। तो मेरे दोस्त संपूर्ण आयतन v में कुल आवेश कितना है? q है। तो एकांक में कितना? चूंकि इसलिए आप जानते होंगे कि v आयतन में आवेश q, तो एकांक आयतन में कितना? तो q बटा v। एकांक आयतन में कितना मेरे दोस्त? q बटा v हो जाएगा। तो चलिए अब इसका हम SI मात्रक भी निकाल सकते हैं, और इसका फिर बीमा भी निकाल सकते हैं। इसका हम SI मात्रक भी निकाल सकते हैं, और इसका बीमा भी निकाल सकते हैं। तो q आवेश है, तो आवेश का SI मात्रक कूलम, v आयतन है, तो आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब। तो इसी को आप लिख सकते हो Cm-3, और बीमा क्या हो सकता है इसका? क्या हो सकता है बीमा इसका? तो बीमा इसका होगा, आवेश है यह आयतन है, तो आवेश का AT या IT और आयतन का LQ ऊपर ले जाओगे मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा ATL-3, या इसी को आप लिख सकते हो A के स्थान पर I भी लिख सकते हो, तो यह हो जाएगा ITL-3, और इसे भी हम लोग लिख सकते हैं ITL-2। तो मुझे पूर्ण यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर समझे होंगे इसे, कि आवेश का, चलिए एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, आवेश का वितरण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दूसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए कोई आवेश घनत्व परिभाषित नहीं होता, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए आवेश घनत्व परिभाषित होता है। और यह कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो मेरे दोस्त रैखिक आवेश घनत्व कब परिभाषित होगा? जब आवेश का लगातार वितरण, लगातार डिस्ट्रीब्यूशन लंबाई पर हो, केवल किस पर हो? लेंथ पर हो। तो मेरे दोस्त मैंने यहां L लंबाई का एक चालक तार ले लिया, और इस पर आवेश का संतत वितरण, लगातार वितरण है, और आवेश का कुल परिमाण Q है। तो रैखिक आवेश घनत्व इस स्थिति में परिभाषित होगा लैम्डा बराबर Q बटा में L। SI मात्रक और बीमा भी होगा। अब फिर दूसरा, आवेश जब किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगातार फैला हुआ हो, तो वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व परिभाषित होंगे, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करेंगे, और सिग्मा बराबर Q बटा में A, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का परिमाण, संपूर्ण पर नहीं, कितना पर? एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का परिमाण। तो इस प्रकार से इसका SI मात्रक और बीमा भी। और मेरे दोस्त तीसरा है आपका
आयतन आवेश घनत्व, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यह कब परिभाषित होगा? जब आवेश का लगातार वितरण हो आयतन में। कहां पर मेरे दोस्त? आयतन में हो, तो वहां पर आवेश का आयतन घनत्व परिभाषित होगा और इसे रो से सूचित करते हैं। और एकांक आयतन में आवेश का परिमाण या आवेश आयतन घनत्व कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो रो बराबर क्यू बटा में भी इसका एसआई मात्रक और बीमा हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एसआई मात्रक और बीमा इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त चलिए हम देखते हैं गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग देखते हैं। तो चलिए, एक जाना पहचाना चीज को ही हम देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है। किस आवेश के कारण? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, तो उसका मान होता है Q बटा में R स्क्वायर। ये तो मैंने कूलम के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया था, लेकिन अब यहां पर हम लोग उसी फॉर्मूला को, तीव्रता के उसी मान को हम गॉस के प्रमेय से ज्ञात करते हैं। तो क्या दोनों रिजल्ट सेम आएगा, दोनों विधि से रिजल्ट सेम आएगा या अलग अलग आएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अगर दोनों विधि से, दोनों तरीका से रिजल्ट सेम आ गया तो हम कहेंगे कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं पहला अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय का फर्स्ट एप्लीकेशन। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। तो देख लो, मैं साइड में लिख देता कि बिंदु आवेश, ये हम पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, और इसी चीज को हम ज्ञात करना चाहेंगे गॉस के प्रमेय से। किसके प्रमेय से? गॉस के प्रमेय से ज्ञात करना चाहेंगे मेरे दोस्त। तो ये आपका एक बिंदु आवेश है। क्या है? एक बिंदु आवेश है प्लस Q, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। तो मैंने E का परिमाण ज्ञात किया था कि Q बटा में R स्क्वायर, ये परिमाण था, और सदिश के रूप में भी मैंने ज्ञात किया था कि Q बटा में R स्क्वायर इंटू R कैप, ये परिमाण के रूप में और ये आपका सदिश के रूप में। और R कैप कुछ नहीं, बिंदु आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिशा में यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है R कैप। तो ये चीज हमने देखा था लॉकडाउन के पहले, ऑफलाइन क्लासेस में ये चीज देखा था। ठीक है, तो अब यही रिजल्ट इसी आवेश के लिए हम किस प्रमेय से ज्ञात करना चाहते? गॉस के प्रमेय से ज्ञात करना चाहते हैं। किस प्रमेय से ज्ञात करना चाहते हैं मेरे दोस्त? गॉस के प्रमेय से ज्ञात करना चाहते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं। अगर ये रिजल्ट गॉस के प्रमेय से आ जाता है तो मैं 110% कह सकता कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए पहला अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं। पहला अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं बिंदु आवेश के कारण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ याद रखना, लेकिन किसके प्रमेय का उपयोग करके? गॉस के प्रमेय का उपयोग करके, कूलम के नियम का उपयोग करके नहीं। ये रिजल्ट मैंने ज्ञात किया था कूलम के नियम का उपयोग करके, लेकिन मेरे दोस्त यहां पे मैं ज्ञात करने जा रहा हूं यह रिजल्ट गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे दोस्त, मान लिया, चलो मैं इसको मिटाऊं क्या? मिटाते हैं इसको, याद होगा आप लोगों को। ठीक है,
तो चलिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। चलो ये तो पूछा नहीं गया है, कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन वेरीफाई करते हैं क्या गॉस के प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात की जा सकती है। तो मैं जो जान रहा था वह रिजल्ट इस प्रमेय का उपयोग करके तीव्रता का आएगा या नहीं आएगा, इस चीज का सत्यापन करते हैं। मेरे दोस्त, मान लिया मैंने कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, और तो निश्चित रूप से मेरे दोस्त ये अपने चारों तरफ किस क्षेत्र का निर्माण किया होगा, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया होगा, और विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित होती है। तो इस आवेश से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, इस आवेश से r दूरी पर मैंने एक बिंदु P लिया, और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। चलिए और थोड़ा नीचे दिखाते हैं इसको। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके प्रमेय का उपयोग करके, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। तो मेरे दोस्त याद रखना, देखो अनुप्रयोग नंबर 1 शुरू हो गया है, स्टार्ट कर दिए हैं, अच्छे से समझना। अगर पहला आप समझ गए क्या क्या करना होता है, तो दूसरा तीसरा चौथा में कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्त याद रखना आप कि गॉस के प्रमेय का उपयोग कर किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस बिंदु से होकर के एक बंद काल्पनिक तल खींचा जाता है, उसे ही तो गॉसीय तल कहते हैं। तो अभी आप बताओ हमें कि इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना गॉस के प्रमेय का उपयोग करके, तो इस बिंदु P से हमें क्या खींचना चाहिए, एक बंद गॉसीय तल। और यह भी याद रखना मेरे दोस्त कि बिंदु आवेश के लिए गॉसीय तल एक गोला होता है। गॉसीय तल क्या होता है, गोला का पृष्ठ होगा। तो मेरे दोस्त इसको केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे जो बिंदु P से होकर के गुजरेगा, वही आपका गॉसीय तल कहलाएगा। खींच देते हैं इसको केंद्र मानकर। r त्रिज्या का मैंने क्या खींचा, एक गोला खींचा। केंद्र मानकर r त्रिज्या का मैंने क्या खींचा, एक गोला। r त्रिज्या का एक गोला खींचा। चलो बढ़िया से दिखाते हैं इसको। यहां मान लेते हैं बिंदु आवेश है प्लस क्यू, और r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमें। और ये बिंदु P है, और ये कैसा तल है आपका, गॉसीय तल। कैसा तल मेरे दोस्त, गॉसीय तल। तो चलो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता हमेशा आवेश की ओर नहीं, मिलाने वाली रेखा की दिशा में आवेश से दूर इस डायरेक्शन में होगा। ये तीव्रता वेक्टर E हो गया। और मेरे दोस्त ये जो गॉसीय तल है आपका क्या है, एक गोला का पृष्ठ है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ छोटे छोटे क्षेत्रफलों का एक समूह होगा, जिसे हम लोग अल्पांश क्षेत्रफल कहते हैं। तो निश्चित रूप से मेरे दोस्त यह बिंदु P किसी ना किसी अल्पांश क्षेत्रफल पर स्थित होगा। वह अल्पांश क्षेत्रफल मैंने ले लिया, और अल्पांश क्षेत्रफल को किससे सूचित करते, dA से। किससे सूचित करते मेरे भाई,
dA से सूचित करते हैं तो निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल सदिश परिभाषित होगा, और क्षेत्रफल सदिश गोला के पृष्ठ पर हमेशा त्रिज्या वाली रेखा की दिशा में होता है, केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से दूर, अर्थात तीव्रता की दिशा में हो जाएगा। किसकी दिशा में मेरे भाई? तीव्रता की दिशा में। तो यहां पर एरिया वेक्टर और तीव्रता, एरिया वेक्टर और तीव्रता दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री मेरे दोस्त? 0 डिग्री होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल पर फ्लक्स क्या होगा। अल्पांश क्षेत्रफल पर फ्लक्स, या फ्लक्स का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो क्या होगा? विद्युत फ्लक्स साई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, ये बताया भी था मैंने। और फिर मेरे दोस्त आप इसे लिख सकते हो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा कितना दोस्त? 0 डिग्री। तो सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस कितना? 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री पता है कितना होता? 1। तो सरफेस इंटीग्रल ई डी ए 1 हो जाएगा ये, बिकॉज कॉस 0 डिग्री बराबर कितना? 1। और आपको पता है कि किसी भी बिंदु पर, इस गॉसीय तल के किसी भी बिंदु पर अगर आप तीव्रता निकालोगे, किसी भी बिंदु पर यदि आप तीव्रता निकालोगे, तो इस आवेश से उस बिंदु की दूरी त्रिज्या के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा? त्रिज्या के बराबर। तो डिस्टेंस नहीं बदलेगा तो तीव्रता के परिमाण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और तीव्रता के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो मेरे दोस्त ई क्या रहेगा? नियत। ई क्या रहेगा? नियत। और नियत राशि समाकलन की विधि से बाहर हो जाता है। तो सरफेस इंटीग्रल डी ए, और आपको पता है कि सरफेस इंटीग्रल डी ए का मतलब है कि इस गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर साई बराबर ये हो गया इतना। ये तो मैंने फ्लक्स के बेसिक फार्मूला से निकाला। अब गॉस का प्रमेय भी पढ़ाया था आप लोगों को। क्या मैं गॉस का प्रमेय पढ़ाया था? हाँ, पढ़ाया गया था आप लोगों को। तो अब मेरे दोस्त फ्लक्स निकालेंगे गॉस के प्रमेय का यूज करके। तो गॉस के प्रमेय से तो साई बराबर क्या होता बताइए आप लोग? क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन का वैल्यू, क्यू इन का मतलब है कि बंद तल के अंदर कुल आवेश। तो बताओ मेरे भाई, यहां पे बंद तल तुम्हारा क्या है? गॉसीय तल। और गॉसीय तल के अंदर आवेश कितना है? क्यू है। तो क्यू इन क्यू हो जाएगा। और समीकरण 1 से, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि साई का ये वैल्यू यहां रख सकते हैं हम, ए गुना 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। और फिर अब मैं आगे इधर लिखता हूं, तो इसको इधर ले आओ। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? ई बराबर क्या हो जाएगा? तो ई बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा। तो ये होगा 1 बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। और मेरे दोस्त यहां पे मैं लिख सकता कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके साथ, और क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये तीव्रता का परिमाण निकल गया। ये क्या चीज निकल गया? तीव्रता का परिमाण बिंदु आवेश Q के कारण कितनी दूरी पर? r दूरी पर। और यही रिजल्ट मेरे दोस्त कूलम के नियम का उपयोग करके भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे मैं कह सकता
कि गॉस के प्रमेय का उपयोग कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप सदिश के रूप में भी लिख सकते हो। ये अभी परिमाण के रूप में, किसके रूप में मेरे दोस्त, ये परिमाण के रूप में है और इसे आप सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में लिखने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, और डायरेक्शन बतलाने का काम कौन सा सदिश करता, एकांक सदिश करता। तो सदिश के रूप में भी मैं इसे लिख सकता। ठीक है, सदिश के रूप में भी मैं इसे लिख सकता। तो वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R²। और मेरे दोस्त इस बिंदु आवेश से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिशा में यदि एकांक सदिश r कैप हो तो यहां पर एकांक सदिश r कैप दे देंगे। तो यह रिजल्ट आपका किसके रूप में प्राप्त हो गया, सदिश के रूप में, और ये परिमाण के रूप में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखे कि बिंदु आवेश के कारण जो मैंने तीव्रता ज्ञात किया था कूलम के नियम का उपयोग करके, ठीक जो मान वहां प्राप्त हुआ था ठीक वही मान हमें गॉस के प्रमेय का भी उपयोग करके तीव्रता ज्ञात करने में भी वही मान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त मैं कह सकता कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगले दिन हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 देखेंगे, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो मेरे दोस्त जितना लेक्चर मैंने वीडियो 1, 2, 3, 4 में दिया, इन सारे चीजों को दिमाग में अच्छे से रखिएगा, तो फिर आपको एप्लीकेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।